हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 13, मंत्री और राजा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मंत्री और राजा। बच्चों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि पैरों की धूल से राजा को हुई परेशानी का समाधान खोजने के लिए उसका चापलूस मंत्री अपने उल्टे सीधे कार्यों से पूरे राज्य की जनता को परेशानी में डाल देता है। बच्चों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि पैरों की धूल से राजा को जो परेशानी का समाधान ढूंढना होता है, तो उसका चापलूस मंत्री उसको उल्टे सीधे कार्यों में पूरे राज्य को परेशानी में डाल देता है। उसके इन उल्टे सीधे कार्यों से कैसे समाधान होता है, हम इस कहानी से हमें पता चलेगा। ठीक है, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था हबूचंद और मंत्री का नाम था गब्बूचंद। ठीक है, एक दिन हबूचंद बोले, सुनो गब्बूचंद जी, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। जो मंत्री थे गब्बूचंद और राजा का नाम था हबूचंद। राजा हबूचंद गब्बूचंद को कहते कि मैं कल राज्य में घूमने निकला था तो मेरे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लग जाए। तुम लोग कोई काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही गब्बूचंद थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, धूल आपके चरणों को स्पर्श नहीं करेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? राजा बोले, गब्बूचंद, बात तो तुमने पते की कही है, पर इस धूल से हम परेशान हैं। जैसे भी हो, पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो राजा जो हबूचंद थे वो गब्बूचंद को कहते कि जो राज्य में धूल है उसका कुछ इंतजाम कर लो वरना किसी की खैर नहीं है, जो मेरे पैरों को चिपक रही थी। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री गब्बूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज्य में जितने भी विद्वान और पंडित थे सबको गब्बूचंद ने बुलाया। उनकी एक बैठक हुई। वे सब सोच विचार में डूब गए, फिर भी धूल को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझा। तो जो हबूचंद ने थे उन्होंने गब्बूचंद को आदेश दिया कि पूरे राज्य में धूल का कोई इंतजाम कर लो वरना किसी की भी खैर नहीं। तो गब्बूचंद ने सारे विद्वान और पंडित को बुला के इस समस्या का हल निकालना चाहा, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई उपाय नहीं सूझा। आगे क्या होता है? लाचार होकर राजा को प्रसन्न करने के लिए गब्बूचंद ने ही उपाय सोचा। उसने 13.5 लाख झाड़ू खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उड़ी कि सूरज का प्रकाश मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते परेशान हो गए। राजा ने गब्बूचंद को बुलाया और कहा, ये कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने की बजाय तुमने तो सारे राज्य को धूलम धूल कर दिया। धूल को दूर करने की जल्दी से कोई उपाय करो, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो गब्बूचंद का क्या करता है? 17.5 लाख उन्होंने झाड़ू खरीदी और पूरी प्रजा में बांट दी। पूरी प्रजा झाड़ फटकार करने लगी पूरे राज्य में, जिससे पूरे राज्य में धूल ही धूल उड़ गई। सूरज तक का प्रकाश मंद पड़ गया। तो पूरी जो राज्य और प्रजा थे खांस के परेशान होने लग गए। तो राजा ने गब्बूचंद को बुलाया। उन्हें कहने लगे कि तूने कैसी व्यवस्था की है, इसको धूल को हटाने का कोई उपाय सूझो वरना तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, तुमको मैं जेल में डाल दूंगा।
यह सुनकर गब्बूचंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 21 लाख भिक्षुओं को धूल पर पानी छिड़कने का आदेश दिया। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली पड़ गए। राज्य के लोग प्यासे मरने लगे। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ फैल गई। राज्य ने फिर से मंत्री को बुलाकर डांटते हुए कहा, गब्बूचंद, पहले तुमने सारे राज्य को धूलम धूल कर दिया, फिर तुमने हमारे राज्य में कीचड़ फैला दिया। जल्दी कुछ इंतजाम करो, नहीं तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। आगे क्या करता है अब गब्बूचंद? घबराकर गब्बूचंद ने तुरंत मंत्रिमंडल की सभा बुलाई। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गब्बूचंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, उपाय मिल गया है। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मढ़वाकर आप सदा के लिए निश्चिंत और प्रसिद्ध हो जाइए। राजा को यह उपाय बहुत पसंद आया। उसने आदेश दिया, राज्य के होशियार चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। तो उसको ये उपाय सूझा कि चमड़े से पूरी धरती को मढ़ देते हैं, पूरी धूल यहाँ से कभी भी नहीं आएगी। तो राजा ने यह उपाय, राजा को भी उपाय बहुत अच्छा लगा। उसने अपने राज्य के सभी चर्मकारों जो चमड़े का काम करते हैं, चर्मकारों को आदेश दिया राज्य में पेश होने के लिए। आगे क्या होता है? राजा के सिपाही चारों दिशाओं में दौड़े। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से खचाखच भर गया, पर उनमें से कोई भी धूल भरी धरती का चमड़े से मढ़ने के लिए आगे नहीं आया। उसने कहा, महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है, ना ही इतनी शक्ति। तो सारे चर्मकार मना कर गए कि हमारे पास ना तो इतना चमड़ा है कि पूरी हम धरती को ढक दें चमड़े से, और ना हमारे पास इतनी शक्ति है। यह सुनकर राजा गब्बूचंद बहुत निराश और दुखी हुए। मंत्री गब्बूचंद के मुख पर मारे डर के हवाइयाँ उड़ने लगी। उसी समय एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आज्ञा हो तो मैं एक युक्ति सुझाऊं। तो उन्हीं में से एक वृद्ध चर्मकार आता है, एक बूढ़ा चर्मकार आता है। वो कहने लगा, महाराज, आज्ञा हो तो मैं तो आपको एक सुझाव देता हूँ, एक युक्ति सुझाता हूँ। राजा ने डांट कर कहा, जिस सवाल के सामने देश के सारे विद्वानों, पंडितों और राज्य के मंत्रियों ने घुटने टेक दिए, उसका भला तुम क्या हल बताओगे? तो बूढ़े चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छाट कर सील दिया। फिर उसे राजा के दोनों पैरों में मढ़ दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने का निवेदन करते हुए कहा, महाराज, सारी धरती को चमड़े से मढ़ने की बजाय अपने पैरों को चमड़े से मढ़ लेना ज़्यादा उचित है। तो उस बूढ़े चर्मकार ने कहा कि छोटा से उसने मुलायम चमड़ा लिया और उसको काट कूट कर सील कर राजा के पैरों में मढ़ दिया, राजा के पैरों में डाल दिया। और उसने राजा को से निवेदन किया कि आप पूरी धरती को मढ़ने की बजाय अपने पैरों को मढ़ लेना ज़्यादा सही है। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा था। चर्मकार की मजाल का अर्थ होता है हिम्मत, स्पर्श का अर्थ होता है छूना,
लाचार का अर्थ होता है विवश, युक्ति का अर्थ होता है उपाय, चरण का अर्थ होता है पाँव, निवेदन का अर्थ है प्रार्थना, जेल की हवा खाना कैद होना, घुटने टेकना हार मान लेना, सिर पर पाँव रखकर भागना तेजी से दौड़ना। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज। ठीक है, ये शब्दार्थ बच्चों आपने पढ़ने हैं। ठीक है, और ये कहानी आपने दोबारा से पढ़नी है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और अब आपने जो हमारा पिछले वाला लेसन है उसका आपने अभ्यास करना है। ये प्रश्न नंबर 2 टिक मार्क करने हैं और ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, ये सारा आपने बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चरमकार की युक्ति से राजा बहुत खुश हुआ। गब्बू चंद की जान बची, धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने की प्रथा चल निकली। तो राजा यह देखकर राजा ने उस चमड़े की चप्पल को, जूती को चल के देखा तो राजा के पैर पे कोई भी धूल नहीं लगी थी। तो इससे राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने गब्बू चंद की भी जान बच गई और धरती की रक्षा हुई, धरती भी चमड़े से मरने से बच गई। और उसी दिन से यह प्रथा चल रही है पैरों में जूते पहनने की। ठीक है बच्चों, इस कहानी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये, आपको समझ आई पैरों में जूते पहनने की प्रथा कैसे चली। ठीक है बच्चों, आपने ये एक बार और पढ़ना है अच्छे से। अब इसके हम शब्दार्थ करते हैं।